तो हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आज हमें वक्त देने के लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कॉलर है आज हमारे वुमेन्स वेडनेसडे स्पेशल में, लक्ष्मी जी हैं, यूट्यूब से हमें सवाल भेजा है। उनके द्वारा जो निवेश किया गया है वो कोटक मल्टी कैप के अंदर 1000 रुपये की एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर 1500 रुपये की, बंधन स्मॉल कैप के अंदर 1500 रुपये की, एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर 1000 रुपये की, और 5 सालों के लिए पोर्टफोलियो बनाया है। क्या सही है? कुछ बदलाव की जरूरत है? लक्ष्मी जी का सवाल है, गुजरात राजकोट से उन्होंने ये सवाल भेजा है। क्या सलाह होगी हर्षवर्धन जी लक्ष्मी जी के लिए? अनुराग, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें ना, तो इनके पास 4 स्कीम है जिनमें कुल मिला के ये 5000 रुपए की एसआईपी कर रही हैं। तो हालांकि इन्होंने हर एक कैटेगरी में एक स्कीम ली है, तो उस लिहाज में ये 4 स्कीम्स कंटिन्यू कर सकती है। नहीं तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 5000 रुपए के लिए आपको 4 स्कीम की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मल्टी कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड ले रखा है, हम ये करेंगे कि कंटिन्यू कर सकती है फॉर द मोमेंट। सिर्फ एक चीज जो कहना चाहूंगा वो ये है कि जब ये अपना एसआईपी आगे जाके बढ़ाने की करेंगी तो और कोई स्कीम्स को जोड़े ना, बल्कि जो अभी 4 स्कीम्स है उन्हीं में ये अमाउंट बढ़ाती रहे। और एक सजेशन रहेगा, अगर ये बदलाव करना चाहे तो जो इनका स्मॉल कैप फंड है उसमें ये 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रही है। अभी की तारीख में ये स्मॉल कैप फंड में 1500 कर रही है, तो स्मॉल कैप फंड में 500 रुपया कम करें और मल्टी कैप में उसे बढ़ा दें तो 1500 रुपया। मल्टी कैप में अभी 1000 रुपया कर रही है, उसे 1500 कर दें, और स्मॉल कैप में 1500 की जगह 1000 रुपया कर लें। बस यही चेंज एक मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी ये कंटिन्यू करती रहे। आगे जो भी अमाउंट बढ़ाना चाहेंगी और कोई स्कीम को ना जोड़े, इन्हीं स्कीम्स में ये अपना अमाउंट एसआईपी का बढ़ाती है। के लिए सलाह है कि उन्हें अपना जो स्कीम्स हैं वो उसमें बदलाव नहीं करना है। मल्टी कैप में आप थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं और स्मॉल कैप के अंदर निवेश कम कर सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मिताली पटेल ने। मिताली पटेल के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी स्मॉल कैप में निवेश है 2000 रुपये की एसआईपी, कोटक मल्टी कैप के अंदर 3000 रुपये की एसआईपी, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड के अंदर 1000 रुपये, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 2500 रुपये, डीएसपी लार्ज कैप एंड मिड कैप के अंदर 2500 रुपये। मिताली जी पूछ रही है कि उन्हें करीब 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए 15 साल के अंदर, तो क्या उनकी ये स्ट्रेटजी सही है? क्या सजेशन रहेगा हर्षवर्धन जी मिताली जी के लिए? तो देखिए, 11000 रुपए की अगर ये जो एसआईपी कर रही हैं, और अगर हम 12% का अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए 15 साल बाद, तो वेल अगर हम 12% से एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं, और ये 12% क्यों लिया वो भी बता दूं। एज पर एम्फी गाइडलाइंस, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं कि अगर आप फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और इक्विटी फंड्स हैं, तो आप 12% का अनुमान लगा के आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम वही स्टैंडर्ड्स को अपनाते हैं जो है 12%, तो 11000 रुपए की जो एसआईपी है वो लगभग 55 लाख रुपए बन जाएगी 15 साल बाद। अब इन्हें चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो सीधी सी बात है, इन्हें अपनी एसआईपी को डबल करना होगा, तब ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगी। इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। वेल थोड़ी ओवरलैपिंग मुझे दिख रही है स्कीम्स को लेके, कि अगर इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है तो लार्ज कैप भी है इनके पास, मिड कैप भी ऑलरेडी है। तो एक बदलाव सिर्फ सजेस्ट करूंगा, जिससे पोर्टफोलियो थोड़ा ओवरलैप से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, एट द सेम टाइम स्कीम्स भी थोड़ी कम हो जाएगी। सो डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है उसमें वो एसआईपी बंद कर दें, और वो जो 2500 रुपया है वो 29 में बढ़ाना है। तो 500 रुपया आप बढ़ा देंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, और कोटक मल्टी कैप में 2000 रुपया बढ़ाएंगे। तो जहां पे कोटक मल्टी कैप में आप आज की तारीख में 3000 कर रहे थे, वो हो जाएगी 5000, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2500 कर रहे थे, वो हो जाएगी 3000, और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप बंद हो जाएगा। तो आपके पास एक ओवरलैपिंग जो स्कीम थी वो मैंने कम कर दी, तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, एंड आपको ओवरलैपिंग का भी वो फिक्र नहीं रहेगी जो आपके पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल। तो हर्षवर्धन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा मल्टी कैप के अंदर वो 2000 रुपये बढ़ा दे, तो क्या माने कि जिनका जो लक्ष्य है, निवेश का जो लक्ष्य है वो बड़ा है, बड़ा अमाउंट का कॉर्पस चाहते हैं और रिटर्न की ज्यादा उम्मीद है, तो उनको मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप की तरफ ज्यादा रुझान रखना चाहिए? क्या आपकी सोच इसको लेकर है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ मल्टी कैप का और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। मल्टी कैप का जो मैंडेट है वो ये कहता है कि
25% जो भी कॉर्पस मैनेज करते हैं वो उसका 25% ईच लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जाना है। सो 25% वो मिनिमम 25% उनको लार्ज कैप में एलोकेट करना है, मिनिमम मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में। तो इस तरह 75% कॉर्पस जो है जो स्कीम का वो इन्वेस्ट होता है तीनों मार्केट सेगमेंट्स में, और बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर अपना डिसीजन लेता है कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना है। वो लार्ज, मिड, स्मॉल कहीं भी स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर उन्हें ये श्योरिटी होती है कि उन्हें पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल गया है और उसमें लगभग इक्वली आपको तीन सेगमेंट्स में 25% तो मिनिमम आपका एलोकेशन है। अब फ्लेक्सी कैप का मैंडेट क्या है, थोड़ा सा फर्क है। उनका मैंडेट ये है कि आप पूरे मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको मिनिमम 25% तीनों में डालना है। अगर मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड है, वो चाहता है कि पूरा का पूरा 100% जो है वो लार्ज कैप में रखें, वो कर सकते हैं। वो चाहे पूरा का पूरा 100% मिड कैप में रखें, वो कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड के पास ये लिबर्टी होती है कि वो कैसे भी एलोकेशन कर सकते हैं। तो अब एक इन्वेस्टर को ये देखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम आपका एलोकेशन तीनों सेगमेंट में हो तो मल्टी कैप आपके लिए है। अगर आप ये कहते हैं कि फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाए, तो आप उन्हें फ्लेक्सी कैप का मैंडेट दीजिए। बड़ी अमाउंट रहती है अगर इन्वेस्टमेंट की, तो आपका डिसीजन इसके ऊपर बेसिस होना चाहिए कि आपको एलोकेशन सारे सेगमेंट्स में करना है कि एक फंड मैनेजर को वो एलोकेशन की लिबर्टी देनी है। तो आई थिंक प्योरली बेस्ड ऑन द मैंडेट एंड इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के बीच में इन्वेस्टर का क्या मैंडेट है, क्या उसका लक्ष्य है, उसे उस हिसाब से ही चूज करना चाहिए। इससे पहले वाले सवाल में हर्षवर्धन जी आपने एक राय दी थी कि 12% आप मान के चल रहे हैं रिटर्न को आने वाले 15 साल में एक बेंचमार्क के तौर पे। तो मल्टी कैप का जो अभी तक का हिस्टोरिकल औसत रहा है, अगर आपको पता है बता सके कि कितने परसेंट रहा है, तो दर्शकों को भी एक आइडिया रह पाए कि जब 12% का एक एमफी का बेंचमार्क आप मान के चल रहे हैं, तो मल्टी कैप के अंदर औसतन एक बॉल पार्क परसेंटेज रिटर्न जो है वो दिया है पिछले 10 साल का अगर डेटा हो या पिछले 15 साल का डेटा हो। तो देखिए अनुराग, मैं बताता हूं, मैं मल्टी कैप का आपको एक रिटर्न्स का, एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का मैं आपको इंडिकेशन दे सकता हूं। लाइक अभी रीकैटेगराइजेशन जब सेबी का हुआ था, उसके बाद ये मल्टी कैप स्कीम ये कैटेगरी बनी थी। पहले ये आप उसको लार्ज कैप बोल लीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये जो मैंडेट के बाद में जो आया कि 25% ईच, अगर मैं 3 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न देखूं, 3 साल का डेटा मुझे जो सामने स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, वो करीबन 20-22% के आसपास रहा है। अगर मैं कैटेगरी एवरेज देखूं तो करीबन 22% के आसपास रहा है। लेकिन आपको अगर 22% के अनुमान से आप आगे फ्यूचर 15 साल का एस्टिमेशन निकालते हैं, वो गलत हो सकता है। इसीलिए एम्फी ने एक स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स निकाल दिया। उन्होंने एक सर्कुलर के जरिए एकदम क्लियरली बता दिया कि आप जब ऐसे फ्यूचर एस्टिमेशंस करते हैं तो क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेशन में लेना चाहिए, वो है 12%। और देखिए मैं सहमत हूं एम्फी से और उनकी अप्रोच से। कारण ये है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन 20-22% के हिसाब से करते हैं और मार्केट उतना कंटिन्यूसली रिटर्न दे ही नहीं सकता। अगर आप एवरेज 15 ईयर डेटा देखेंगे तो 15 ईयर में कोई 22% के हिसाब से कैगर रिटर्न मिलना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं या रियलिस्टिक अप्रोच बोलेंगे तो 12% इज डिसेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इंडेक्स रिटर्न समझते हैं, मान लीजिए सेंसेक्स एंड निफ्टी का हम 20 साल का रिटर्न अगर देखें तो करीबन 14 से 15% के आसपास आता है। सो एक कंजर्वेटिव अप्रोच मानूंगा, रियलिस्टिक अप्रोच मानूंगा 12%। कंजर्वेटिव रिटर्न के तौर पे माना जाए 12% एक कंजर्वेटिव अनुमान माना जाए। मैं देखिए कंजर्वेटिव नाम लेने से क्या हो जाता है कि भाई हो जाता है कि मिनिमम इतना मिलेगा जैसे ही हम कंजर्वेटिव का नाम लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि एम्फी गाइडलाइंस जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 12% है। इंडेक्स का रिटर्न जो रहा है सेंसेक्स निफ्टी का, मैं सिंस इंसेप्शन भी देखूं तो करीबन 14-15% के आसपास रहा है। लेकिन हर एक इन्वेस्टर के लिए बेहतर होगा ये समझ के चलना, अगर आपको एम्फी कह रहा है कि 12% अनुमान लगाएं, आप अपना कैलकुलेशन सारा 12% के हिसाब से करें। अगर ज्यादा मिल गया तो ऑलवेज अच्छा है, कभी कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा कि आपको 13 या 14% के आपसे हिसाब से अगर रिटर्न टारगेट अलग है और हर किसी की जो क्षमता भी अलग है। अगला सवाल हमें भेजा है शबनम जी ने। शबनम जी के पास जो निवेश है वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर है, इसके अलावा निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के अंदर है, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड में है, इसके अलावा एसबीआई पीएसयू फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक
स्मॉल कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और बंधन स्टीयरिंग वैल्यू फंड, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश जो है वो 1,000 रुपये पर मंथ है। इन सभी के अंदर जो जो हमने फंड्स बताया उन सब में 1,000 रुपये प्रति महीने की एसआईपी है। और वो जानना चाहती है कि हाउ दिस फंड जो है विल बी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और 20 साल के अंदर उनका पोर्टफोलियो कितना होगा अगर वो इसी तरह से इन सब फंड्स के अंदर निवेश करना जारी रखती हैं। तो देखिए अनुराग, शबनम के लिए मेरे पास एक ही सजेशन है कि 1,000 रुपए इंटू 9 स्कीम्स बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने ये डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे भले ही किया होगा, लेकिन इसमें एक्चुअल सेंस में कोई रियल डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। आपने सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स भी जोड़ रखे हैं। सो आइडियली स्पीकिंग, अगर 9,000 रुपए आपको महीने के इन्वेस्ट करने हैं तो 3 स्कीम में भी अगर आप 3,000 रुपए करते तो उतना काफी होता। तो हालांकि आपके पास लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरा क्लीन अप करके, मैं 3 स्कीम्स आपको बताता हूं जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और तीनों आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन 3 स्कीम्स को रिटेन करना है, अमाउंट बढ़ा देनी है। तो फोलियो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, कुछ ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपको अपना अमाउंट एसआईपी का जो है वो चेंज करना है। अब वो 3 स्कीम कौन सी है, वो तीनों कैटेगरी में आपको एक एक दे देता हूं। तो लार्ज कैप में मैं आपका एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जो है वो रिटेन करते हैं और उसमें आप 4,000 रुपए निवेश करें। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो एक मिड कैप फंड है उसमें 3,000 एंड कोटक स्मॉल कैप में 2,000। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप 9,000 रुपए इन्वेस्ट करना जा रही है, उसमें से करीबन आधा आपका लार्ज कैप की तरफ है, बाकी आपका मिड एंड स्मॉल कैप में है। ये 3 स्कीम के जरिए आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी और कोई फंड्स की जरूरत नहीं है। बाकी के जितने फंड्स हैं, आपके 6 फंड्स हैं, उनमें से सारा पैसा रिडीम कर लीजिए और इन्हीं 3 फंड्स में आप इसी रेशियो में वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। आई थिंक ये काफी आपके लिए, और हर 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, उतना बहुत है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। वर्धन जी, जिस तरह से आपने बोला कि 9 स्कीम में से 3 स्कीम ही जारी रखिए, इनके अंदर पैसा बढ़ा दीजिए, तो जब पर्टिकुलर एसआईपी के अंदर पैसा बढ़ाया जाता है तो एमफी के डेटा में क्या जो पुराना एसआईपी है वो क्लोज होता है और फिर नया एसआईपी शुरू होता है? ये क्या मानना सही है कि वो जो एसआईपी चल रहा था वो बंद हो जाता है और फिर एक नया एसआईपी शुरू होता है, फोलियो वही रहता है? जी हाँ, दैट इज करेक्ट। जो आप ये एसआईपी क्लोजर या रिपोर्ट की जो नंबर्स की बात करें, क्योंकि हर टाइम उसमें इजाफा होता है, हम कहते हैं कि एसआईपी बंद हो गई। वेल, ये रीशफलिंग का भी कारण होता है कि एसआईपी बंद का जो डेटा आता है उसमें ये भी डेटा आता है। सो अगर ये अभी एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद करेंगी और फिर दूसरी एसआईपी 4,000 रुपए की रजिस्टर करेंगी, तो वो 1,000 रुपए की एसआईपी को माइनस दिखाया जाएगा, आई मीन क्लोजर दिखाया जाएगा, और नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन दिखाया जाएगा फॉर 4,000 रुपीज। दैट्स राइट। अगला सवाल हमें भेजा है अनिष्का ने। अनिष्का के पास जो निवेश है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर है 1,000 रुपये का। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंकिंग और पीएसयू डेट के फंड के अंदर भी है 500 रुपये की एसआईपी। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के अंदर 2,000 रुपये का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 1,000 रुपये का निवेश है। बंधन ईएलएसएस फंड जो है टैक्स सेवर फंड, उसमें 1,000 रुपये का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर भी जो निवेश है 1,000 रुपये का है। 30 साल की उम्र है और कंटिन्यू करना चाहते हैं अगले 20 साल तक। तो बताइए, वो पूछ रही हैं, अनिष्का पूछ रही कि हाउ मच आई कैन मेक दिस यूजिंग दिस म्यूचुअल फंड, और मुझे कितना कॉर्पस मिलेगा और क्या मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इस पोर्टफोलियो में एक चीज़ और देखने को मिली कि ज़्यादातर जो फंड निवेश है वो डायरेक्ट प्लान में ही किया गया है। तो आप मानेंगे कि डायरेक्ट प्लान का निवेश भी है 20-25 साल का जो आगे तक हॉरिजन के साथ किया जा रहा है, तो वहां भी थोड़ा कॉर्पस और ज्यादा बनेगा? तो देखिए, हम जो एस्टिमेशन करेंगे वो हम 6,500 रुपए महीने का 12% के हिसाब से करेंगे। अब वो 12 ग्रोथ रेगुलर प्लान है कि डायरेक्ट प्लान है, इतना डिटेल में एक्चुअली इतना स्पेसिफिक जाने की जरूरत भी नहीं है। हम एक एस्टिमेट ले रहे हैं कि आज 6,500 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें 20 साल बाद चाहिए, कितना बन जाएगा। सो 12% के हिसाब से ये करीबन 65 लाख रुपया बनता है। सो सिंपल सा पॉइंट, अगर आप रेगुलर में जा रहे हैं या डायरेक्ट में हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जेन्युइनली पड़ने वाला है कि भाई आप अगर जो डायरेक्ट प्लान के जो टीईआर है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान, तो हो सकता है मुझे 12.25 या 12.5% मिले। हालांकि ये हम फ्यूचरिस्टिक एक एस्टिमेशन ही कर रहे हैं। सो मेरा सजेशन ये है कि 12% आप उसे समझ के चलिए। उस हिसाब से ये 65 लाख रुपया बन के आता है आफ्टर 20 ईयर्स।
आप अगर पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो इनके पास 6 स्कीम है, वही 6,500 रुपए के लिए। तो सुझाव तो वही रहेगा कि आपको 6 स्कीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर यही पोर्टफोलियो को हम फिर से कंसोलिडेट करें और इनके पोर्टफोलियो से ही अगर स्कीम्स पिक करते हैं, तो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपए कंटिन्यू करें, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1,500 रुपए। तो ये 3 फंड कंटिन्यू करें। ईएलएसएस में मान रहा हूं इन्हें जरूरत नहीं होगी अभी, बिकॉज मोस्टली सभी न्यू टैक्स रिजीम में जा चुके हैं और उसमें ईएलएसएस फंड में अंडर सेक्शन 80 कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। सो एक लार्ज कैप, मिड कैप और एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड मैंने इनको सजेस्ट कर दिया है, जिसमें ये पैसा अपना इन्वेस्ट करती रहे। बाकी की स्कीम्स जितनी है उनमें से पैसा रिडीम कर ले और इन्हीं 3 में वापस री इन्वेस्ट अभी का भी कर ले। तो कई बार लोगों को ऐसा होता है कि मैं लमसम के रूप में रिडेम्पशन तो आ गया, क्या मैं लमसम ही वापस इन्वेस्ट कर दूं? जी हाँ, आपको लमसम के रूप में ही उसे वापस री इन्वेस्ट कर देना। फिर से आप एसआईपी या एसटीपी के जरिए से ना करें। आप ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड हो, आप सिर्फ स्कीम स्विच कर रहे हो, तो एनएवी का जो डिफरेंस है, आप फिर मार्केट टाइमिंग में मत जाइए, अभी रिडीम करिए और यही पैसे नई जो कंटिन्यू कर रही है स्कीम्स उसमें आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। तब आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट चलते रहेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट चलता रहेगा। और हर्षवर्धन जी, आप मानते हैं कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो स्टेप अप एसआईपी में और भी ज्यादा होता है? जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो स्टेप अप के अंदर देखने को और ज्यादा मिलता है? इनफैक्ट आपने ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नहीं, वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। सो आपने अनुराग बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। अगर हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो शुरू करते हैं एसआईपी, मान लीजिए 5,000, 10 या 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, उनकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है कई सालों में, लेकिन उनकी एसआईपी की जो रकम है वो उतनी ही रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि आपने मान लीजिए शुरू किया 10,000 रुपए से, हर साल अगर आप 10-10% से स्टेप अप करते हैं, तो जो रकम अभी इनकी जो हमने बात की वो है कि 65 लाख रुपया 20 साल में बन जाएगा। अगर ये 6,500 रुपया अभी कर रही है, अगले साल 10% से टॉप अप करती हैं और उससे आगे जाके आगे स्टेप अप करके और 10-10% हर साल बढ़ाती रहती हैं, तो आप ये देखेंगे ये रकम डबल से ज्यादा हो सकती है। मेरे पास नंबर्स अभी रेडी नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाता है। और जब आप 10-10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इतना ज्यादा पॉकेट पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट जो 20 साल बाद होगा वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक सवाल छेड़ा है, जहां तक पॉसिबल हो आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपनी इनकम से परसेंटेज हर्षवर्धन जी, पर्सनल मेरा व्यू है कि अगर आप जो भी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, भले ही कितनी भी छोटी राशि की हो, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कह दीजिए या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कह दीजिए, तो स्टेप अप के तौर पे ही करिए। भले ही आप स्टेप अप बहुत कम परसेंटेज का लगाए, काफी कम परसेंटेज का हो, 5% का हो या कम से कम परसेंटेज का हो, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो काफी शानदार होगा अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल का हॉरिजन है तो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। अगला सवाल हमारे को भेजा है प्राजक्ता ने। प्राजक्ता के द्वारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया गया है यूटीआई ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक फंड के अंदर करीब 20,000 रुपए, इसके अलावा डीएसपी स्मॉल कैप फंड के अंदर 20,000 रुपए, एक्सिस ब्लू चिप के अंदर 30,000 रुपए, यूटीआई मिड कैप के अंदर 10,000 रुपए, आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड के अंदर 10,000 रुपए, डीएसपी फ्लेक्सी कैप के अंदर 20,000 रुपए, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया के अंदर 10,000 रुपए, सुंदरम मिड कैप के अंदर 10,000 रुपए। 12 साल का उनका हॉरिजन है, तो वो पूछना चाहते क्या जो निवेश है उसमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? तो देखिए अनुराग, जब हम एसआईपी की बात करें, जितने भी हमारे दर्शक अभी तक उन्होंने अपने सवाल भेजे वो सारे एसआईपी को लेके भेजे। एसआईपी में हमने क्या कहा उनसे कि आपको एकदम कंसाइज पोर्टफोलियो लेके चले, एक छोटा पोर्टफोलियो बना के चले, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते करते एक बड़ी रकम बन जाएगी। तो आपको बहुत सारी स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है, आप एक मिनिमम नंबर ऑफ स्कीम्स रखें और उसी में आप इन्वेस्ट करते रहे तो बेटर होगा। अब आते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने देखिए, एक ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक फंड है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, फ्लेक्सी कैप है, एक इंफ्रा फंड है जो फ्रैंकलिन बिल्ड फंड है, वो इंफ्रा फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड है, और एक और मिड कैप फंड है। अब सब में इन्होंने किसमें 10,000 रुपए डाला है, किसमें 20,000 रुपए डाला है। तो आई एम श्योर इनका कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे एक अमाउंट डालनी है पैसे, तो वो उन्होंने 10,000 रुपए डाले। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक अगर उस पर बैट करना चाह रहे हैं तो उसमें उन्होंने 20,000 रुपए डाला है। तो ये बहुत स्पेसिफिक एलोकेशंस है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि उसमें कंटिन्यूसली वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं।
सो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और आपने सोच समझ के कोई सेक्टर, थीम या लार्ज मिड कैप में पैसे डिवाइड किए हैं जिसमें और फर्दर एडिशन नहीं होना है, तो आप बेशक अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करते रहिए। आपके पास हो सकता है 6-7 स्कीम्स होंगी, लेकिन रकम भी इतनी है कि आप आगे जाते हुए इतना कोई मेजर डिफरेंस होने नहीं वाला कि आप 10,000 रुपए अगर 10 साल भी रखते हैं, तो एक स्कीम में है, उसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कई मल्टीपल एंट्रीज हो रही है और आपको उसको ट्रैक करना है वगैरह। तो अगर इस इंटेंट से आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो ये स्कीम्स में कंटिन्यू करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए कि किसी ने कहा आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड अच्छा है, आपको किसी ने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है, तो आपने 10-20 हजार रुपए इधर उधर डाल दिए। अगर वो इंटेंट नहीं था आपका और आप ये चाहते थे कि भाई आपको ठीक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मार्केट में एक्सपोजर लेना है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्टिसिपेट करना है, अगर वो आपका ऑब्जेक्टिव है तो 3 स्कीम काफी होगी। अगेन, एक लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, उतना बहुत हुआ। अब लार्ज कैप जो फ्लेक्सी कैप हुआ है, वो अक्सर आप देखेंगे जो भी फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियोज हैं उसमें अधिकतम लार्ज कैप का ही एलोकेशन है। तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड को लार्ज कैप एलोकेशन समझ के आपको रेकमेंड करूं तो वो है एक्सिस फ्लेक्सी कैप। आप उसमें 60,000 रुपए रखिए, यूटीआई मिड कैप में 50,000 कर दें और डीएसवी स्मॉल कैप में 20,000। अब इस तरह से जो आपने 1,20,000 या 30,000 जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, 1,30,000 जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो ये तीनों स्कीम्स के अंदर में पूरे मार्केट में एक्सपोजर मिल जाएगा आपको। इसमें आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ गया, आपका पीएसयू भी आ गया, इसके अंदर आपका लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज भी आ जाएंगी। तो 3 स्कीम से काम होता तो जबरदस्ती आपको 8-9 स्कीम्स लेके फायदा क्या है। तो मैं दोनों ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, क्योंकि लमसम इन्वेस्टर हो, अगर आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्सपोजर एक लिमिटेड अमाउंट का रखना है, तो आप बेशक कंटिन्यू करें। लेकिन अगर इरादा आपका सिर्फ इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का था और अलग से आप थीमेटिक सेक्टर फंड्स नहीं चाहते हैं, तो 3 स्कीम मैंने बता दी जिसमें आपका पूरा 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर इन 3 स्कीम के थ्रू मिल जाएगा। और इसके अलावा जो नए निवेशक है, जो नई महिला निवेशक है जिनके पास लमसम कुछ पैसा भी है, उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपया निवेश करना है, तो उनके लिए भी क्या ये एडवाइस होगी कि एक साथ 1 लाख रुपया निवेश करने से अच्छा है एक 10-10 हजार की एसआईपी करके उसको निवेश करे तो लंबी अवधि में वहां पे रिटर्न ज्यादा होगा? तो देखिए, आप लमसम जब करते हैं ना, और इसका निटी-ग्रिटी समझना होगा कि आपने मार्केट में एक साथ पूरे पैसे 1 लाख रुपए लगा दिए। अब हो सकता है कि अगले दिन से अगर मार्केट गिरेगा तो पूरे 1 लाख रुपए पे आपको लॉस होने लगेगा। अगर अगले दिन से मार्केट चल गया, आपको पूरे 1 लाख रुपए प्रॉफिट होने लगेगा। आपका अगर टाइम होराइजन 10 साल के उपरांत है, मान लीजिए आपने रखा कि 10 साल मुझे इन्वेस्टेड रहना है मिनिमम, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो 10 साल की जर्नी है, ये उतार चढ़ाव होते रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं उतार चढ़ाव के साथ और आपको फर्क नहीं पड़ता, आप ये समझते हैं इस बात को कि ठीक है मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन 10 साल बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई मार्केट ऊपर रहेगा, तो आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको वो डर लगता है कि मैं कल इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट तुरंत गिर गया और मान लीजिए 10% गिर गया, तो आपका 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 90,000 दिखने लग जाएगा या उससे कम दिखने लग जाएगा। तो आपको अगर उस चीज से घबराहट होती है और आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये ब्रेक करके एवरेज करते हुए इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि मैं चलिए पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाता हूं, मैं उसे 1 साल के ऊपर एवरेज कर लेता हूं। तो आप 8 या 9,000 रुपए की एसआईपी करेंगे। आप कहेंगे कि 1 लाख रुपया ये धीरे धीरे हर लेवल पे 1 साल तक, हर महीने जो भी मार्केट का लेवल है, मैं धीरे धीरे करते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो 1 साल का एवरेज हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर रहने दूंगा जैसा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका आउटलुक क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप कितनी वॉलेटिलिटी को बेयर कर सकते हो। अगर मैं अपने लिए बात करूं अनुराग, तो मैं कहूंगा मेरे पास अगर 1 लाख रुपया होगा और मेरा 10 साल का टाइम होराइजन है, तो मैं इन्वेस्ट अभी कर दूंगा पूरा। आज आपने तमाम सवालों के जो जवाब थे वो विस्तार से दिए, तो तमाम जो महिला दर्शकों के सवाल थे उनको काफ़ी बारीकी से आपने समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो विश्लेषण है वो महिला दर्शकों के काम आएगा, उनकी जो निवेश की जर्नी है उसमें वो बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बारीकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।